डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड मैनेजमेंट में मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की क्या विशेषताएं हैं, अभिप्रेरणा से संबंधित कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी प्रेरणाएं हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, इसके बारे में जानेंगे। किसी भी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना और संगठनात्मक प्रभावशीलता को उच्च स्तर तक पहुंचना, साथ ही कर्मचारियों को संतुष्ट करना एक आवश्यकता होती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए। कर्मचारियों में कार्य करने की क्षमता भी होती है और कार्य करने की इच्छा भी, दोनों ही विशेषताएं होती हैं। लेकिन कई बार कार्य कुशलतापूर्वक और समय पर निष्पादित नहीं हो पाता है, तो अभिप्रेरणा को प्रोत्साहन भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसका जो घनिष्ठ संबंध होता है वो संगठनात्मक कार्य कुशलता से है। अभिप्रेरणा की अवधारणा का प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान है। संगठन में कार्य कुशल तरीके से कार्य करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें कार्य करने वाले कार्मिक अपनी पूरी क्षमता के स्तर पर कार्य करें। प्रबंधन का सबसे मुख्य कार्य है कि किस प्रकार से कारकों को अभिप्रेरित करने के सबसे बेहतर तरीके को विकसित किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप ही संगठनात्मक लक्ष्य कार्य कुशल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। अभिप्रेरणा प्रबंध का मानवीय पक्ष है, जिसका तात्पर्य है कि इच्छा शक्ति को प्रेरित करने का कार्य करना। कोई व्यक्ति कितना ही प्रतिभा संपन्न हो, योग्य हो, अनुभवी हो, दक्ष हो, लेकिन उसमें अगर कार्य करने की इच्छा नहीं है तो ये सब गुण महत्वहीन हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उस व्यक्ति में उसकी कार्य कुशलता के अनुसार कार्य करने की इच्छा जागृत की जाए। यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा को उत्पन्न करने के लिए, जागृत करने के लिए समय समय पर जो प्रेरणा दी जाती है, उसे ही अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने आंतरिक उत्तेजना के कारण उद्देश्य प्राप्ति का प्रयास करता है एवं उद्देश्य प्राप्ति के उपरांत अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। गिलफोर्ड का भी यही कथन है कि अभिप्रेरणा ऐसा कोई विशेष आंतरिक कारक या स्थिति है जो क्रिया को आरंभ करने तथा बनाए रखने की ओर प्रवृत्त करती है। अर्थात अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया संपन्न करता है। वह उस क्रिया को विशेष दिशा देता है तथा कार्य संपन्न होने तक उसे शक्ति प्रदान करता है। अर्थात किसी क्रिया को उत्पन्न करना, उसे सही दिशा देना तथा लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत क्रिया करते रहना ही अभिप्रेरणा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, एक ऐसा तरीका है जिसमें आवश्यकताएं और इच्छाएं मानव के व्यवहार को निर्देशित, नियंत्रित एवं स्पष्ट करती हैं। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका संबंध उन शक्तियों से जो अनुयायियों एवं अधीनस्थों को किसी विशिष्ट प्रकार से कार्य करने अथवा न करने के लिए प्रेरणा देती है। क्योंकि मानव की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए, उन्हें कैसे और कब पूर्ण किया जाए, संगठन के प्रबंधकों का यह दायित्व होता है कि मानवीय भौतिक साधनों, वातावरण और गतिविधियों को इस प्रकार व्यवस्थित और संचालित करें जिससे कि सभी स्तर के जो कार्मिक हैं उनसे उन्हें सहयोगपूर्ण व्यवहार प्राप्त होता रहे
और अभिप्रेरणा का मूल सार ही यही है। यानी कि अभिप्रेरणा में जो सुधारात्मक तत्व सम्मिलित होते हैं वो ये है कि आवश्यकताओं के तनाव को कम करने के प्रयास होता है, इसमें संतुष्टि के लिए खोज की जाती है और कि स्थिति का पुनः मूल्यांकन किया जाता है कि और जब एक आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो दूसरी नवीन आवश्यकताओं की खोज की जाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो अभिप्रेरणा प्रक्रिया है वो एक निरंतर चलती रहती है। एक आवश्यकता के ख़त्म होने पे दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अगर हम अभिप्रेरणा की विशेषताओं पर ध्यान दें, इसका अध्ययन करें, तो जो अभिप्रेरणा है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कि संपूर्ण व्यक्ति प्रेरित होता है, उसका एक भाग नहीं होता है। और अभिप्रेरणा लक्ष्य द्वारा प्रेरित होती है और एक सतत प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के अंदर हर समय जारी रहती है। अभिप्रेरणा वित्तीय भी हो सकती है और गैर वित्तीय भी। अभिप्रेरणा का सीधा जो संबंध है वो है मानव संतुष्टि से। अभिप्रेरणा जो है कार्य निष्पादन, कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि करती है। यह प्रक्रिया जो है मनोबल को भी बढ़ाती है, मनोबल को भी प्रभावित करती है। यानी कि हम देखें तो अभिप्रेरणा का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। इसमें उन सभी विधियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्त करने और अनवरत उचित क्रिया करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा से संबंधित विभिन्न कारक हैं, विभिन्न प्रेरणा हैं, परिस्थितियां हैं। वो इस प्रकार हैं कि जो नंबर 1 पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी कि धनात्मक अभिप्रेरणा से आशय ये होता है कि उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा लाभ, पारिश्रमिक, आनंद, संतुष्टि की आशा से कर्मचारी जो हैं कार्य करने को प्रोत्साहित होते हैं, जिसे सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। अर्थात धनात्मक अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संभावित लाभ या पारितोषिक का प्रलोभन देकर दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। धनात्मक अभिप्रेरणा जो है वित्तीय भी हो सकती है और गैर वित्तीय भी, यानी कि दोनों प्रकार की होती हैं। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि ये नगद पारिश्रमिक देना, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार देना, पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना, कार्मिक के अच्छे कार्य की प्रशंसा करना, कुशल और योग्य कर्मचारियों की सूचनाएं प्रसारित करना, सेवा शर्तों और सुविधाओं में सुधार करना, निर्णयों में डिसीजन मेकिंग में कार्मिकों को सम्मिलित करना, कार्मिकों की समस्याएं सुनना, यह सभी सकारात्मक अभिप्रेरणा के कारक हैं। आज ये सबसे ही अधिक लोकप्रिय अभिप्रेरण प्रक्रिया है। जो दूसरा मोटिवेशन है वो है नेगेटिव या नकारात्मक अभिप्रेरणा। ऋणात्मक अभिप्रेरणा भी इसको कहते हैं। यह वह होती है जिसमें भय, डर, दबाव जैसे नकारात्मक वातावरण से कार्मिकों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। कभी कभी किसी हानि या कमी के कारण भी व्यक्ति प्रेरित होता है और उसमें कार्य करने के लिए इच्छा जागृत होती है। नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरणा में देख सकते हैं कि देर से आने या कार्य पूरा न करने पर वेतन भत्तों में कटौती की जाती है, पदोन्नति कर देना या किसी कर्मचारी को डांटना या कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, मौद्रिक दंड देना या वेतन वृद्धि रोक लेना आदि कई ऐसे कारक हैं या कह सकते हैं परिस्थितियाँ जिनके कारण व्यक्ति को ऋणात्मक अभिप्रेरणा दी जाती है। लेकिन कई बार इस ऋणात्मक या नकारात्मक अभिप्रेरणा यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन से
संगठन में विद्रोह, अशांति या असंतोष का वातावरण भी उत्पन्न होता है। जो थर्ड प्रकार की अभिप्रेरणा होती है वो है मौद्रिक अभिप्रेरणा। जब किसी कर्मचारी को अच्छे कार्य करने के लिए प्रतिफल के रूप में पारितोषण मुद्रा के रूप में दिया जाता है तो वह मौद्रिक अभिप्रेरणा कहलाता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि वेतन, बोनस, नगद इनाम, लाभांश, प्रीमियम, लाभांश भागिता आदि। आज के समय में देखें, वर्तमान समय में देखें तो मौद्रिक अभिप्रेरणा आज का एक सर्वाधिक शक्तिशाली अभिप्रेरणा का माध्यम है। यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। और जो फोर्थ है वो है अमौद्रिक अभिप्रेरणा। अमौद्रिक या अवित्तीय अभिप्रेरणा का जो संबंध है वो है मानसिक संबंध से। यह अदृश्य होता है और अमौद्रिक अभिप्रेरणा जो है कर्मचारी की सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु होता है। इसके जो मुख्य रूप हैं कि कार्मिक का सम्मान करना, कार्य की सुरक्षा प्रदान करना, उच्च कार्य दशाएं उपलब्ध कराना, प्रशंसा पत्र प्रदान करना, अधिक अधिकार या शक्तियां देना, उदार अवकाश नीति अपनाना आदि जो महत्वपूर्ण रूप हैं। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो इस प्रकार हैं कि नंबर 1, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि संगठन में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, उनको यही नहीं पता होता कि वह ऑर्गेनाइजेशन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। तो इससे व्यक्ति प्रेरित नहीं होता है कार्य करने के लिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधकों या अधिकारियों का ये दायित्व है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे संगठन के सभी कार्मिकों को उस संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को बताएं, उनकी जानकारी दें। और जब ये निश्चित लक्ष्य कार्मिकों को पता होता है तो वो भी प्रेरित होते हैं। और जब अगर निश्चित लक्ष्य ही कार्मिकों को पता नहीं होता है तो उससे कार्मिकों में अभिप्रेरणा विकसित नहीं हो पाती है। दूसरी जो एक और टेक्निक है वो है कुशल नेतृत्व। संगठन के जो उच्च अधिकारी या प्रबंधक होते हैं उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे एक अच्छे लीडर के रूप में कर्मचारियों की, कार्मिकों की समस्याओं को सुनें और उन्हें दूर करने के रास्ते भी सुझाएं, ऑप्शन सुझाएं, मार्ग सुझाएं। एक जो अच्छा नेतृत्व होता है, जो अच्छा लीडरशिप है, वो उसके नियंत्रण से जो है अभिप्रेरणा का समावेश होता है। ऐसी स्थिति में नेतृत्व अपने कार्मिकों के विश्वास पात्र बन जाते हैं, उनके आदर्श बन जाते हैं और जो अभिप्रेरणा का पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वो पूरा होता है। सहयोग और समन्वय की भावना से भी कर्मचारी जो हैं संगठन को अपना संगठन मानने लगते हैं। और इसके लिए आवश्यकता है कि जो प्रबंधन है वो कार्मिकों को प्रबंधन से दूर रखने के स्थान पर डिसीजन मेकिंग में, निर्णय में और नीति निर्माण में उनके एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मानव संबंध विचारधारा के उद्गम के बाद से ही मनुष्य को उचित महत्व ध्यान दिया जाने लगा है और ये माना जाने लगा कि संगठनों में एक मनुष्य या जो कार्मिक है सामूहिक से हित से सोचता है और कार्य करता है। अतः उसको प्रबंधन में, नीति निर्माण में, डिसीजन मेकिंग में उसको कार्मिक को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मोटिवेशन की जो अन्य टेक्निक की जिसमें प्रबंधक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वारा भी मोटिवेशन की भावना के द्वारा कार्मिकों को अभिप्रेरित कर सकता है। प्रबंधक अन्य संगठनों और संस्थाओं के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करके संगठन के कार्मिकों को अभिप्रेरित करता है।
जिससे वे निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। और लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा यानी कि घृणा, ईर्ष्या, संघर्ष या कुंठा उत्पन्न हो, अतः हेल्दी कंपटीशन के द्वारा कार्मिक को अभिप्रेरित किया जाता है। कर्मचारियों को चुनौतियां देकर भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी जो युवा होता है उसको जोश दिलाकर कठिन कार्य को कराया जाता है, उसी प्रकार जो प्रतिभावान और सृजनात्मक क्षमता संपन्न जो कार्मिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन कार्य को करने की चुनौती दी जाती है और जिससे कि मोटिवेट किया जाता है। प्रबंधक को चुनौती या जो कठिन लक्ष्य की प्राप्ति के बाद संबंधित कर्मचारियों को उचित पुरस्कार या सम्मान भी देना चाहिए, जिससे कि यह अभिप्रेरणा अन्य कर्मचारियों को उसी प्रकार से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए कुछ सकारात्मक कार्यों का भी योगदान होता है कि जैसे वेतन भत्तों, लाभों, पदोन्नतियों, विकास के अवसर देकर, कुछ कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर, उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करके, कार्य की दशाओं और सुरक्षा प्रदान करके भी प्रेरित किया जाता है। साथ ही अगर कुछ नकारात्मक प्रयास भी किए जाते हैं तो उससे भी कर्मचारी जो है, जो नकारात्मकता है उसके लिए वो कर्मचारी अभिप्रेरित हो सकता है। जैसे कि कोई डांट के द्वारा या कुछ वेतन में कटौती करके या पदोन्नति करके या पदोन्नति को रोकने आदि से भी नकारात्मक कर्मचारी अभिप्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि जो इससे कार्य से जो भागने वाले व्यक्ति हैं वो इन कारकों से एक तरह से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। अतः अभिप्रेरणा की कुछ मौलिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा हो सकता है, परंतु अभिप्रेरणा के कारक आपस में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। दूसरा, एक ही व्यक्ति में एक जैसे व्यवहार हो सकते हैं, परंतु समय के परिवर्तन के साथ अभिप्रेरणा के कारक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक अभिप्रेरणा के कारक दो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न परिणाम दे सकते हैं तथा कई अवसरों पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति स्वतः अभिप्रेरणा के कारणों से अनभिज्ञ होता है या परिचित ही नहीं होता है। थैंक यू।